तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैसे डीसी ने अपने सीजन के आखिरी मैच में खुद तो चलो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो ही गए बट एलएसजी को भी एलिमिनेट कर दिया आईपीएल से। देन विल मूव ऑन टू 2 प्रीव्यूज। हम लोग सबसे पहले प्रीव्यू करेंगे एसआरएच वर्सेस जीटी के मैच को, जहाँ पे एसआरएच के लिए बहुत कुछ एट स्टेक है। वील एक्सप्लेन दैट हाउ। एंड देन विल टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, दोनों टीम्स का आखिरी मैच ऑफ द सीजन। एंड एक बहुत ही अंडर रेटेड, अंडर अप्रिशिएटेड नैरेटिव रहेगा जो कि मैं रिवील करूंगा उस सेगमेंट में। एंड लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बार्सिलोना के जो ट्रांसफर रूमर्स निकल के आ रहे हैं, दे आर क्वाइट शॉकिंग एंड क्वाइट वियर्ड एज वेल। मतलब देख के ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत चीज़ें अच्छी चल रही हैं क्लब के अंदर। तो उसको भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, पता रहेंगे कितना सच है एंड क्या अगर सच है तो सही भी है कि नहीं है। तो भाई इसी बात पे शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट को। तो यार स्टार्ट करेंगे एलएसजी और डीसी के मैच के साथ। ये डीसी का लास्ट मैच था इस सीजन का एंड मोस्ट लाइकली दिस इज द लास्ट टाइम वी आर कवरिंग डीसी इन दिस ईयर्स आईपीएल पॉडकास्ट टू। सो डीसी फैंस के लिए स्पेशल होना चाहिए एपिसोड बिकॉज मैच तो जीत ही जाते हैं एंड थोड़ी सी होप्स खुली छोड़ रखी हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसको भी सेगमेंट के एंड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे डीसी क्वालिफाई कर सकती है। बट एज फॉर एलएसजी, मतलब डीसी ने इतना बढ़िया स्पॉइल स्पोर्ट खेला है ना, खुद तो ऑलमोस्ट बाहर हो ही गए। एलएसजी अगर अपने दोनों मैचेस जीत जाती है आखिरी तो काफ़ी अच्छा चांस बन सकता था क्वालिफाई करने का। वो भी किल हो चुका है अब, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा टॉस के साथ एंड टॉस एलएसजी जीतती है। डिस्पाइट विनिंग द टॉस दे स्टिल लॉस्ट द गेम। दे चोज टू फील्ड फर्स्ट। लॉजिकल डिसीजन था आई थिंक कंसिडरिंग द पिच एंड जो कंडीशंस होती हैं, प्लस क्वालिफिकेशन के लिए जब आप खेल रहे होते हो एंड आते आते टूर्नामेंट के, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चेस बिकॉज आपको आइडिया रहता है कि आपको कितने ओवर में चेस करना है अपनी नेट नेट इंप्रूव करने के लिए। तो लॉजिकल डिसीजन था, वहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं है। सरप्राइजिंगली पंत ने कहा हमें फिर से बैटिंग ही करनी थी पहले एंड दैट काइंड ऑफ स्पोक टू मी कि आपने क्या पहले से हार मान ली है सॉर्ट ऑफ कि आप नेट नेट इतनी इंप्रूव तो कर नहीं सकते कि क्वालिफाई कर जाए। तो एक टीम के पास काफ़ी कुछ था खेलने के लिए और एक टीम काइंड ऑफ पहले से एक्सेप्ट कर चुकी थी अपनी फिट, ऐसा लग रहा था देख के टॉस से। एज फार द चेंजेस आर कंसर्न, एलएसजी के लिए युद्धवीर और अर्शद दोबारा वापस आ चुके थे टीम के अंदर। अर्शद ने तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिफेंस क्रिएट करके दिया। एंड ऋषभ पंत एंड गुलबदीन फॉर कुशाग्र एंड वार्नर, ये डीसी के चेंजेस थे। दोनों टीम में दो चेंजेस थे एसेंशियली। बट फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पे पावर प्ले में 73 रन बनाए जाते हैं डीसी के द्वारा एंड एक विकेट गिरता है। ये एक विकेट था मिस्टर फ्रेजर मैकगर्क का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा है हर किसी को आईपीएल में, इंक्लूडिंग मी। मैं वन ऑफ द फाइन्स ऑफ द टूर्नामेंट रही है मेरे लिए तो फॉर श्योर। एंड वो 0 पे आउट हो जाता है एंड दैट गाय हैज़ बीन द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फायरी स्टार्ट्स दैट डीसी हैज़ बीन गेटिंग इन द पावर प्लेस। द ग्रेट पार्ट इज उसको 0 पे आउट करने के बाद भी डीसी 70 से ज़्यादा रन बनाती है। दैट वॉज क्वाइट कमेंडेबल। और इसमें मेन हाथ पता है किसका था? Once again a surprise for me, Abhishek Porel, who has looked rather slow all this year in the IPL. And somehow towards the end of the season, he had started picking up his rhythm. And इस मैच में he was in full swing यार। मतलब जिस तरीके की पावर हिटिंग उसने करी है पावर प्ले के अंदर स्पेसिफिकली, इट वॉज समथिंग टू बिहोल्ड यार। एंड यहाँ पे मैं अरशद खान को क्रेडिट दूंगा, वंस अगेन उसने 0 पे आउट करा फ्रेजर मैकगर्क को। बट मोहसिन खान ने 2 ओवर डाले थे, सबसे इकोनॉमिकल बंदा वही था। इट वॉज नॉट अरशद खान। इनफैक्ट अरशद खान की बात कर लो, नवीन की बात कर लो, युद्धवीर की बात कर लो, ये सबके सब बहुत एक्सपेंसिव थे। पोरेल ने सबकी पिटाई करी है एंड शाई होप भी इवेंचुअली पावर प्ले के एंड आते आते तक अटैक करने लगी गए थे, बट देन ही फेल ऑफ इन द नेक्स्ट फेज। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक और विकेट गिरता है। बट यहाँ से ना गेम एलएसजी ने एकदम ही चेंज कर दिया। कहाँ पहले 6 ओवर में 73 रन आए हैं, अगले 4 ओवर में सिर्फ 33 रन आते हैं, सिर्फ 33 रन। इट्स जस्ट 8 रन एन ओवर, जस्ट ओवर 8। एंड यहाँ पे वंस अगेन आई वुड से कि पंत को नंबर 4 पे खेलते हुए देखना, आई थिंक इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि इट इज़ द लास्ट गेम बिफोर द वर्ल्ड कप एंड ऑफकोर्स एक वार्म गेम मिलेगा, आई नो, बट पॉसिबली टू हैव सम मोर गेम टाइम टू गेट यूज टू द रिदम ऑफ द वर्ल्ड कप। हो सकता है इसने आज ऊपर बैटिंग करने का डिसीजन लिया हो। इनका सीज़न जल्दी ख़त्म भी हो गया है तो अभी तो 2-2.25 हफ्ते का टाइम भी है वर्ल्ड कप शुरू होने में इनके लिए, तो अच्छा खासा रेस्ट भी मिल जाएगा पंत को। एग्जॉशन का कोई सीन नहीं था, तो इट मेड एवरी सेंस टू बैट अप द ऑर्डर। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कृणाल पांड्या एंड हुडा, इन्होंने एक वो करा था। 9 रन आए थे, इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट बिश्नोई ने जो है होप को आउट कर दिया था। दैट वॉज द मेन विकेट। एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसने पोरेल को आउट करा, आई थिंक बिश्नोई ऑल्सो कॉज्ड अ ब्रेक इन द रिदम ऑफ अभिषेक पोरेल एज वेल।
क्योंकि इसके बाद से हम नोटिस करना, जब पावर प्ले खत्म हो गया ना, उसके बाद से अभिषेक पोरल कभी भी उस स्पीड पे दोबारा नहीं आ पाया जिस स्पीड से वो पहले खेल रहा था। इसी के चलते हम देखते हैं कि अगले 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 30 रन आते हैं। 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 30 रन आ रहे हैं। तो ये जो मिडिल फेज का जो पीरियड था 6 से 15 ओवर का, इन टोटलिटी अगर हमें 9 ओवरों को देखें, यहाँ पे सिर्फ 63 रन आए 54 बॉल्स में। तो यहाँ पे एलएसजी ने काइंड ऑफ गेम को किल ऑफ कर ही दिया था, वरना देवर ऑन ट्रैक टू स्कोर 220 प्लस। आई जेन्युइनली बिलीव दिस कि एलएसजी ने बहुत अच्छा पुल बैक करा था मिडिल फेज में। एंड यहाँ पे वंस अगेन बिश्नोई अपने 4 ओवर पूरे खत्म कर चुका था बाय द 15th ओवर, सिर्फ 26 रन दिए, एक बहुत ही क्रूशल विकेट लिया शाई होप का। वंस अगेन अ वेरी अंडररेटेड शाउट एंड वंस अगेन रिमाइंडिंग एवरीबडी दैट ही कुड ऑल्सो हैव बीन अ गाय फॉर द वर्ल्ड कप। तो वो नैरेटिव बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने में। मोहसिन और नवीन उल हक इन दोनों ने भी बॉलिंग करी इस फेस के अंदर एंड दे केम बैक रियली वेल। नवीन स्पेशली बिकॉज पावर प्ले में वो एक्सपेंसिव था, यहाँ पे कम बैक करता है, बहुत इकोनॉमिकल रहता है। एंड नवीन जो है वो अभिषेक पोरल को भी आउट कर देता है। नवीन हैज़ बीन दैट गाय जो कि आई वुडंट से दिस वॉज वन ऑफ हिज बेटर सीजन्स, बट ही स्टिल हैड द नैक ऑफ पिकिंग क्रूशल विकेट्स फॉर एलएसजी एट क्रूशल जंक्चर्स। वो सबसे अच्छा लगा मुझे। एंड मूविंग टू द लास्ट 5 ओवर्स नाउ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई, आई थिंक अगर मैं कैलकुलेट करूँ 72 रन आए यहाँ पे, तो एकदम से पिक कर लिया दिल्ली ने एंड आते आते। एंड 208 फॉर 4 थी बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स। एंड अब अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे ट्रिस्टन स्टब्स के साथ। नेचुरली जो ये 72 रन आए हैं, इसमें मेजर हाथ जो वो ट्रिस्टन स्टब्स का ही था। सिंगल हैंडेडली बंदे ने 50 तो मारी जो मारी, बट जो मोमेंटम रीगेन करके दिया। अब जस्ट इमेजिन आखिरी 5 ओवर में 72 रन आ रहे हैं, इससे पहले के 9 ओवरों में 63 रन थे, ऑलमोस्ट डबल ओवर्स में इससे कम रन। तो कैन यू इमेजिन दिल्ली ने कितना ज़्यादा वो मिस आउट कर दिया नेट रन रेट के, अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कितना मार्जिन मिस आउट कर दिया मिडिल ओवर्स में। एंड दिस कुड कम बैक टू हॉन्ट देम बिकॉज अभी भी क्वालिफिकेशन वैसे तो ना के बराबर ही है, बट अगर बाय चांस चीज़ें सही तरीके से पड़ जाएं और एंड में ये चीज़ हॉन्ट करने को आ जाए तो दिल्ली को बुरा लगेगा इस बात पे। नॉनदलेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोहसिन, नवीन, युद्धवीर सबकी पिटाई होती है, तो कोई भेदभाव नहीं करा ट्रिस्टन स्टब्स ने। एंड इसी के चलते एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल टोटल बना। इनफैक्ट ये टोटल मतलब इस सीज़न की हिस्ट्री में देखा जाए तो वन ऑफ द लोएस्ट टोटल्स हैं यहाँ का, बट 200 से ऊपर का टोटल। अभी ऑफलेट विकेट्स भी थोड़ी स्लो होनी शुरू हुई हैं, तो इट मेक सेंस, इट लुक डिसेंट, एक फाइटेबल स्कोर ज़रूर था। कमिंग टू द सेकेंड इनिंग्स नाउ, यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, बिकॉज पहले पावर प्ले के अंदर 59 रन बनते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 10 रन एन ओवर। तो स्टार्ट तो इट वॉज एग्जैक्टली इन लाइन विद वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर द गेम। अगर आपको 208 रन चेस करने हैं तो आपको स्टार्ट आइडियली ऐसी करनी चाहिए, 10 से कम ना कि ना हो, बस 10 रन पर ओवर से। एंड उसमें काइंड ऑफ एलएसजी ने खड़े होते रहे उस मामले में, कुछ कमी नहीं थी। कमी रह गई कि 4 विकेट गिर गए। एंड यहाँ पे मुझे लगता है दिल्ली ने गेम काइंड ऑफ किल कर दिया था। जो आखिरी के 5 ओवर थे दिल्ली के अपने बैटिंग में, वहाँ पे उन्होंने जो कम से कम 20 रन एक्स्ट्रा मारे हैं, जो कि एलएसजी को मारने देने चाहिए नहीं थे, वो 5 ओवर, और फिर दूसरी इनिंग के पहले 6 ओवर, इन दोनों फेज ने पूरा गेम दिल्ली के हाथ में ला के दे दिया। क्योंकि अगर आप पहले ही 6 ओवर में 4 विकेट लूज कर दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि एलएसजी की बैटिंग बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है। अरशद खान ने आज बहुत अच्छी बैटिंग कर दी, बट यू डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर अ 50, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। सो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि एलएसजी कहीं ना कहीं गेम यहीं पे हार गई, और उसमें बहुत बड़ा हाथ ईशांत शर्मा का था, जो कि हमारे मैन ऑफ द मैच भी थे इस मैच के। सो फुलफिलिंग टू सी प्रॉब्ली द मोस्ट सीनियर गाय इन द टीम फिनिशिंग द सीजन विद द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। एंड जिस तरीके की बॉलिंग ईशांत शर्मा ने सीजन में करी है, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन, बट गिवन हिज एज, गिवन द फैक्ट कि उसने कितने टाइम से प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला है पॉसिबली, जिस लेवल की उसे बॉलिंग करके दिया, आई एम प्रिटी श्योर एटलीस्ट वो 1-2 साल तो और आराम से खेल सकता है आईपीएल, even if it is as an impact player or even if it is as somebody who's in the squad and maybe will play just 4-5 games, he can add enough value। वो मुझे चीज़ दिखी, वो आरसीबी वाला मैच भी कुछ हद तक दिखी थी इनिशियली, एंड पिछले भी कुछ मैचेस में दिखी है। आई थिंक ईशांत शर्मा कैन कंटिन्यू, बिल्कुल कर सकता है, मुझे ऐसा लगा। 3 विकेट लेता है पावर प्ले के अंदर 3 ओवरों के अंदर, केएल राहुल को आउट करता है, क्विंटन डिकॉक को आउट कर देता है, जो कि विकेट कीपिंग भी कर रहे थे बाय द वे, आज केएल राहुल कीपिंग नहीं कर रहे थे। एंड देन आई थिंक दीपक हुडा को आउट करता है। स्टॉइनस को तो किसी और ने आउट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुकेश ने आउट किया था, हाँ।
नहीं, अक्षर पटेल ने आउट किया था, स्टंप करा था, हाँ अब मुझे याद आया। अरे बाद में वो स्टंप पे जो है थर्ड अंपायर वो चेक क्यों कर रहा था भाई, रिव्यू क्यों ले रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया ये बात। तो आजकल कुछ डिसीजंस ऐसे नहीं लगते तुम लोगों को कि बहुत जो ऑब्वियस रन आउट या स्टंप आउट होते हैं उस पर ज़बरदस्ती में थर्ड अंपायर ले लिया जाता है। सो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक था उसका। इफ एनीबडी नोज प्लीज फील फ्री टू कमेंट। पूरन को हम अगर उसकी बात करें, पूरन पावर प्ले में आता है बिकॉज 4 विकेट ऑफकोर्स गिर चुके थे, उसने वेट नहीं करा भाई, उसने आते अक्षर पटेल की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, बिल्कुल भी वेट नहीं करा। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि वो बंदा समझ रहा है इस बात को कि ये मैच जीतना क्रूशियल है, एंड फंस फंस के खेलने से तो ये मैच जीतने से रहे, पिच इतनी खराब है नहीं, तो माइट एज वेल टेक ऑन द बॉलर्स। एंड जो वो जिगरा उसने दिखाया है, शायद 2-3 प्लेयर्स और दिखा देते तो क्या पता कि जीत गई होती है एलएसजी, अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स अरशद खान। बट मूविंग टू द नेक्स्ट फेज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 38 रन और आते हैं सिर्फ अगले 4 ओवरों में। एंड ऑल दो रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बुरा नहीं है बिकॉज 10 ओवर में 97 रन बन चुके थे, तो इट वॉज नॉट दैट बैड। प्रॉब्लम वॉज कि यहाँ पे एक और विकेट गिर जाता है, बस इशू यही था। पूरन ने जो है 50 बना दी थी, बट बदोनी जो है वो आउट हो जाते हैं यहाँ पे। एंड आउट किस पे होते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स पे, जिस बंदे ने फिर से सिर्फ एक ओवर डाला है, सिर्फ 4 रन दिए, और बदोनी का विकेट ले लिया, डीप पे कैच करा दिया पीछे। क्या तो मैं बोलूँ यार। तो इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अगर एक वीक बॉलर आ रहा है, एक पार्ट टाइमर आ रहा है, तो उसको अटैक करना और टारगेट करना भी एक कंसाइज तरीके से होता है। अगर उस पर आप विकेट थ्रो कर दोगे ना तो फिर आप बहुत बेवकूफ़ लगते हो। एंड मतलब इसमें ऐसे बदोनी की गलती नहीं कहूँगा बिकॉज दैट बॉलर वॉज सपोज टू बी देयर फॉर द टेकिंग्स, बट उसी प्रोसेस में अगर आप आउट हो जाते हो ना, देन यू लुक लाइक अ फूल। तो अनफॉर्चुनेटली बदोनी हैड टू बी ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी दिस टाइम। रिगार्डलेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, 10 से 15 ओवर के बीच में बात करते हैं, पूरन जो है बहुत जल्दी आउट हो जाता है इस फेज के अंदर, पूरे 15 ओवर तक टिकता भी नहीं है। आई थिंक 11th ओवर के आसपास ही वो आउट हो गया था। मुकेश जो है वो आउट करते हैं उनको, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा कवर्स पे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफकोर्स ज़्यादा विकेट्स तो बचे नहीं, अब अरशद खान वगैरह बैटिंग करने के लिए आ गए, 6 विकेट गिर चुके थे। अरशद खान ने आती पटाई करनी शुरू कर दी यार। इट वॉज लाइक वन लेफ्ट हैंडेड इन पूरन लेफ्ट द पिच, द अदर गाय इन अरशद खान केम इन, एंड वहीं जहाँ से उसने खत्म करा था पूरन ने वहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, कोई टाइम ही नहीं लिया सेटल होने का। इट वॉज अ वेरी अंडररेटेड इनिंग्स बाय somebody that you won't even rate as a bowling all-rounder right now. I think इस innings के बाद से लोग उसको as a bowling all-rounder publicly मानना शुरू कर देंगे, and that could be a big asset for the Indian team अगर वो if he happens to be selected in future, because ऐसा अभी जो हमारे current fast bowlers हैं they don't know how to bat. This could be a big asset अगर hopefully he plays for India. And यहाँ पे कुलदीप जो है वो पांड्या को आउट कर देते हैं, which meant कि अब कोई बैट्समैन बचा नहीं था अरशद खान को सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ 38 रन आते हैं इस फेज में वंस अगेन, एंड दैट वाज जस्ट थैंक्स टू अरशद खान। कुणाल पांड्या 18 बॉल पे 18 रन बना के, मतलब वंस अगेन अ वेरी हॉरिफिक इनिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। जब अरशद खान आपसे अच्छी बैटिंग करे दूसरे एंड पे तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट लास्ट 5 ओवरों में मुझे पहले तो एक चीज़ समझ में नहीं, एक और चीज़ कि नवीन उल हक को लास्ट नंबर पर क्यों भेजा गया था। ही हैज़ शोन पोटेंशियल टू बैट, तो कोई रीज़न था, कोई इंजरी थी, क्या था? वंस अगेन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट कोई न्यूज़ ऐसी आई नहीं है। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली रीज़न था। इफ़ एनीबडी गेट्स टू नो, होपफुली जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा कुछ एक्सप्लेनेशन अगर आनी होगी तो आ जाएगी, प्लीज़ लेट मी नो। अगर ये सिर्फ एक टैक्टिकल डिसीजन था तो मेरे समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक था इसका, बिकॉज नवीन उल हक कैन सर्टनली बैट बेटर समबडी लाइक बिश्नोई, एटलीस्ट उससे तो। सो आई थिंक वहाँ पे भी हम लोग कुछ बॉलें शायद मिस आउट करेंगे एलएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो, जो कि डिफेंस क्रिएट कर सकती थी। ज़बरदस्ती में गेम ज़्यादा डीप गया एंड अल्टीमेटली ऑल आउट भी नहीं हुई टीम, ऑल आउट भी नहीं हुई, रन भी चेज नहीं हुए, 15-20 रन से हार भी गए। एंड विद दैट लॉस एलएसजी ऑफिशियली, या फिर पता नहीं ऑफिशियली है भी कि नहीं, लेकिन मान जाओ कि अब आउट हो चुके हो। अगर ऑफिशियल नहीं है, अगर मैथमेटिकली 0.00001% चांस है भी, मैं सच बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट इफ यू आर एन एलएसजी फैन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड अब लास्ट मैच के लिए वही होप रहेगी कि यार थोड़ा मिड टेबल फिनिश एटलीस्ट हो जाए, ताकि एक रिस्पेक्टेबल फिनिश रहे। उसको भी कवर करेंगे अभी इसी पॉडकास्ट में, एमआई वाला जो गेम है उसको प्रीव्यू करेंगे। बट दे जेन्युइनली हैड अ गुड चांस भाई। एलएसजी अगर अपने आखिरी 2 मैचेस जीत जाती ना, ज़्यादा कोई और कंडीशंस फुलफिल करने को थी नहीं बाकी टीम्स के थ्रू, एक अच्छा चांस था उनके पास। बट दिस गेम काइंड ऑफ समड अप द वे दे हैव डिप्ड इन दिस टूर्नामेंट एट द रॉन्ग टाइम। कुछ टाइम पहले तक तुम याद करो, अभी 1-2 हफ्ते पहले तक जब उन्होंने सीएसके को 2 बार लगातार हराया था, कहाँ चल रही थी बात की ये थर्ड आएगी या कम से कम तो फोर्थ आएगी ही आएगी, चेन्नई से भी ऊपर थी। रियलिटी इसके आज के टाइम पे चेन्नई थर्ड पे एंड एलएसजी अभी मिड टेबल पे चल रही है। सो दैट इज़ हाउ क्रूअल द टूर्नामेंट कुड बी। जस्ट इन अ वीक आपका पूरा नैरेटिव चेंज हो सकता है। सो आई फील सैड फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स
एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, भाई दिल्ली ने ऐसा बड़ा स्पॉइल स्पोर्ट खेला है बिकॉज खुद तो क्वालिफाई होने नहीं वाले एंड एलएसजी को भी क्वालिफाई करने नहीं दिया. अब मैं ऐसा क्यों करूँ, खुद क्वालिफाई क्यों नहीं होने वाले, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. बिकॉज अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो कोई सेंस बनता नहीं है. सबसे पहले फॉर दिल्ली कैपिटल्स टू क्वालिफाई नाउ बिकॉज खुद के सारे मैचेस वो खेल चुके हैं. गुजरात और पंजाब दोनों का मैच जो है एसआरएच से, दोनों को होपफुली पहले बैटिंग करनी पड़ेगी. चेस कर रहे तो नहीं होने वाला, ठीक है. और दोनों पहले बैटिंग करके एसआरएच को 100 से ज़्यादा रन से हराएं, दोनों के दोनों, तब जाके ये होगा. एसआरएच ने अगर एक भी मैच में पहले बैटिंग कर ली तो वहीं खत्म. तो तुम समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल है डीसी का क्वालिफाई करना. सो डीसी एंड अपना एलएसजी दे बोथ आर इफ नॉट ऑफिशियली वर्चुअली आउट ऑफ द टूर्नामेंट. अब सिर्फ 5 टीम्स रहती हैं कंपीट करने के लिए. केकेआर, आरआर जो कि खुद क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो बच्चे 2 स्पॉट्स, उसमें एसआरएच, सीएसके एंड आरसीबी. ये 3 टीम्स हैं. मुंबई, पंजाब, गुजरात, एलएसजी, डीसी, ये 5 टीम्स बाहर हो चुकी हैं. तो इन 2 स्पॉट्स के लिए 3 टीम्स हैं और तीनों टीम्स का बहुत तगड़ा चांस है आने का. मतलब आरसीबी का पता इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है, उन्हें बस वो सीएसके वाला गेम जीतना है, या तो 18 रन से या तो 18.1 ओवर्स के अंदर. इट इज़ दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. I think Chennai can still end up in the top 2 and can also be disqualified. Same for SRH. SRH के पास तो बहुत तगड़ा चांस है टॉप 2 में आने का, जो कि अब now let's move to the next segment. अब SRH की बात करते हैं. This will be a preview for SRH and Gujarat Titans. And to start with, गुजरात के लिए यहाँ पे स्टेक पे क्या है? गुजरात पे स्टेक के लिए अपनी इज्जत है भाई, ठीक है. या तो बॉटम 3 में फिनिश कर जाओ या तो मिड टेबल पे आ जाओ. यही एक डू और डाई वाला सिचुएशन है. डिस्क्वालीफाई वो लोग हो चुके हैं, प्लेऑफ्स में नहीं आ सकते, ये तो फैक्ट है. सो प्लेऑफ्स के सपने तो भूल जाओ, बट एक रिस्पेक्टेबल फिनिश बिफोर द मेगा ऑक्शन, दैट वुड बी अ गुड साइनिंग ऑफ मोमेंट. बिकॉज क्लियरली आपकी टीम इस वक्त काफ़ी पोटेंट थी नहीं, इस साल काफ़ी सारे रिसोर्सेज नहीं थे जो कि होने चाहिए थे. उसके बावजूद अगर आप एक मिड टेबल फिनिश कर लो, मिड टेबल से मेरा मतलब है 5th 6th 7th के बीच में, तो इट इज़ अ रिस्पेक्टेबल अचीवमेंट. मतलब इट्स नॉट लाइक आपने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गया. ऑन द अदर हैंड एसआरएच के लिए तो इसमें इतने ज़्यादा हाई स्टेक्स हैं बिकॉज एसआरएच के पास पता है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चांस हो चुका है अभी टॉप 2 में आने का, अलॉन्ग साइड केकेआर का कंफर्म्ड है ये टॉप 2 से नीचे नहीं आएंगे. बट राजस्थान का यू नेवर नो. आज मैच है राजस्थान का पंजाब से, अगर वो बाय चांस ये मैच हार गए ना, तो अगला मैच अगर केकेआर को हरा भी दें, अगर एसआरएच अपने 2 मैचेस जीतती है, वो फिर भी आरआर को बीट करके टॉप 2 में आ सकते हैं. प्लस एसआरएच के दोनों मैचेस घर पे हैं और हैं किन से? गुजरात और पंजाब से. आप खुद ही बताओ, अब राजस्थान केकेआर को फेस करना चाहेगी या फिर गुजरात पंजाब में से किसी को फेस करना चाहेगी? बहुत बड़ा लेवल डिफरेंस है. सो राजस्थान का लास्ट ओपोनेंट बहुत टफ है. एसआरएच घर पे खेल रहे हैं, ईजी ओपोनेंट्स है रिलेटिवली. बड़े आराम से एसआरएच टॉप 2 में आ सकती है. बहुत अच्छा चांस है दोनों मैचेस जीतने का. एंड दोनों मैचेस ऐसा भी नहीं कि बहुत नेट रन रेट बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए. नेट रन रेट उनकी ऑलरेडी बेटर है राजस्थान रॉयल्स से. राजस्थान इसे लेता प्रेशर रहेगा उनको आज का मैच जीतना पंजाब के अगेंस्ट, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर केकेआर को तो 1 साइड हराने नहीं वाले. वो सीजन के पहले एक बात थी, अब नहीं होने वाला वो. एसआरएच कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉप 2 में केकेआर के साथ फिनिश करें, मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो. ऑन दैट नोट लेट्स कम टू द एनालिसिस ऑफ दिस प्रीव्यू. यहाँ पे हम लोग पहले सेगमेंट पे आएंगे. पिच की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेफ पिच. सेफ पिच से मेरा क्या मतलब है? ना तो एक 250 वाली पिच होगी और ना तो एक 120 वाली पिच होगी, ठीक है. समवेयर अराउंड 190 to 200. दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. दैट इज ऑल्सो इन ट्रेंड, फॉल्स इन लाइन विद द ट्रेंड ऑफ लेट इन दी आईपीएल. सेकेंडली एसआरएच ऐसी पिच पे आराम से इतना क्या कहते हैं स्ट्रेंथ रखती है कि गुजरात की पिटाई कर दे. देखो जब बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हो जाएगी ना, स्पेशली जब थोड़ा सा फंसना शुरू हुई बॉल, क्योंकि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे आप बहुत ज़्यादा एक वो तो घास वास बिछा के एक सीमिंग कंडीशन वाली पिच नहीं बनाओगे, स्पेशली आजकल गर्मी कितनी हो रही है. तो वो फंसने वाली पिच होगी, तो वो स्पिनर्स के लिए ही होगी. वहाँ पे क्या आप जीटी के स्पिनर्स को प्ले में लाना चाहते हो? आई डाउट, क्योंकि एसआरएच के पास खुद के कोई बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं नहीं. क्या आप 250 वाली विकेट बनाना चाहते हो जहाँ पे बाय चांस है गुजरात क्लिक कर गई पहले बैटिंग करते वक्त, जैसे चेन्नई के अगेंस्ट करी थी, तो फिर दोबारा रिस्की हो जाएगा आप जब चेस कर रहे होगे. तो आई थिंक एक सेफर ऑप्शन होना जरूरी है. एटलीस्ट लॉजिकली तो एसआरएच को एक सेफ ऑप्शन ही रखना चाहिए, विच इज समवेयर बिटवीन 190 to 200. कि अगर चेस करने पे आ भी गए तो चेस भी कर ही देंगे.
एंड दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड सो टॉस जीत के आई थिंक चेज ही करना चाहिए। जो डाउट्स थे एसआरएच के रिगार्डिंग कि वो चेज नहीं कर पाते वगैरह वगैरह, उन्होंने एलएसजी के अगेंस्ट सब खत्म कर ही दिया। कोई क्वेश्चन रही नहीं है, तो आई थिंक वहाँ पे तो कोई डाउट है नहीं। एंड सो विन द टॉस, चेज फर्स्ट, मूविंग टू द सेकंड सेगमेंट विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड। सरप्राइजिंगली यहाँ पे 4 मैचेस खेली हैं दोनों टीम्स अभी तक। 3 बार गुजरात टाइटंस जीती है भाई, 3 बार, इंक्लूडिंग वन अर्लियर दिस ईयर। तो ऐसा भी नहीं है कि ये पास ग्लोरी पे जी रही है। गुजरात और एसआरएच के बीच का जो लेटेस्ट मैच है जो कि इसी साल हुआ था, वहाँ पर भी गुजरात जीती थी और चेस करते हुए जीती थी 7 विकेटों से, बहुत ईजी विन थी। सो मतलब रीसेंट हिस्ट्री के बेसिस पे तो गुजरात का बहुत बड़ा अपर हैंड है एसआरएच के ऊपर। द कैच हियर इज, यहाँ पे इन दोनों टीम्स ने कभी भी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे नहीं खेला है। तो एसआरएच के पास एक बहुत अच्छा चांस है अपना रिकॉर्ड सेट करने का और यहाँ पे ऐसी तोड़ाई करने का जो कि एलएसजी के साथ करी गई थी। प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट यहाँ पे निकल के आया है। इन दोनों टीम्स ने जब भी आपस में खेला है आज तक कभी भी 200 रन नहीं बने किसी भी टीम के। कोई बड़ी बात नहीं, इस मैच में रिकॉर्ड टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आई वुड बी मोर सरप्राइज अगर ना टूटे, स्पेशली अगर एसआरएच पहले बैटिंग कर रही है तो आई वुड लव टू वॉच आउट फॉर दिस रिकॉर्ड पर्सनली। बट मूविंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11। दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। स्टार्टिंग विद गुजरात टाइटंस, यहाँ पे हम लोग शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इन दोनों से ओपनिंग कराएंगे ऑफकोर्स। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 हमारे होंगे शाहरुख खान, डेविड मिलर एंड मैथ्यू वेड। ये 3 प्लेयर्स हमारे होंगे। अब इसमें से आप शफल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, किसको ऊपर बैटिंग करानी है किसको नहीं करानी है, वो फ्लेक्सिबल रहेगा। उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में तेवतिया, राशिद खान, ये 2 हमारे प्लेयर्स होंगे टिल नंबर 7, विच मीन्स वंस अगेन राशिद खान नंबर 7 पे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बैटिंग डेप्थ है ही नहीं। नंबर 8 से फिर नूर अहमद, फिर उमेश यादव, फिर मोहित शर्मा और फिर संदीप वॉरियर। ये 4 हमारे प्रॉपर बॉलर्स हो जाएंगे। एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे आई थिंक कार्तिक त्यागी को ही लेके आएंगे दोबारा। सिर्फ एक ही मैच खेलने के बाद हटा देंगे तो वो बहुत अनलाइकली लगता है मुझे तो। एंड वंस अगेन वियर्ड डिसीजन अगर ऐसा लिया जाता है। सो इन माई ओपिनियन आई थिंक यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ नंबर 7 तक की बैटिंग देखने को मिलेगी। उसमें भी आप राशिद खान को ऐसा बैट्समैन मान के चल रहे हो तब इतनी बैटिंग मिल रही है। बट बॉलिंग ऑप्शंस में 6-7 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे यू आर वेल कवर्ड। प्लस आपके पास 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं इन राशिद एंड नूर, पेसर्स 4 हैं। तो अगर पिच ऐसी निकलती है जैसे कि वो मान लो मुंबई वाले मैच में निकली थी जब 250 रन बने थे कि भाई स्पिनर्स का रोल ही नहीं है, तो आपके पास 4 पेसर्स हैं 16 ओवर डालने के लिए। बेसिकली इस टीम में बॉलिंग की वैरायटी बहुत ज़्यादा है बट बैटिंग बहुत लैक करते हैं। स्ट्रेटेजिकली मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं बिकॉज इस टीम के पास ज़्यादा कुछ है नहीं फाइट करने के लिए। तो जैसे मन है भाई खुल के खेलो, बस इतना ही कहूँगा मैं। अगर मैं एसआरएच की बात करूँ ऑन दी अदर हैंड, एसआरएच तो यार देखो यहाँ पे ट्रैविस हेड अभिषेक शर्मा के साथ ही ओपनिंग करेगी। मैं चाहता हूँ नंबर 3 पे ग्लेन फिलिप्स को ट्राई करा जाए। क्या ये सही है गलत अभी डिस्कस करते हैं आगे। फिर क्लासन आएंगे, फिर नीतीश रेड्डी, फिर अब्दुल समद, उसके बाद शहबाज आ जाएंगे, फिर कमिंस आएंगे। तो ये हमारी बैटिंग डेप्थ भी नंबर 8 तक की हो ही जाएगी। फिर भुवनेश्वर कुमार, उनादकट एंड नटराजन, ये 3 हमारे पेसर्स हो जाएंगे टू सम अप द प्लेइंग 11। एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे या तो आप मयंक मरकांडे को ला सकते हो या तो आप विजयकांत को ला सकते हो जिन्होंने लास्ट टाइम खेला था। क्योंकि देखो मयंक मरकांडे इज नॉट अ प्रॉब्लम एसेंशियली। एंड यहीं पे मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बात करना चाहता हूँ। आर यू रियली श्योर दैट यू वॉन्ट टू ट्राई विजयकांत वंस अगेन? बिकॉज पिछले मैच उसने बॉलिंग अच्छी करी थी, विकेटलेस था बट बॉलिंग अच्छी करी थी, तो एज सच कोई सेंस बनता भी नहीं है हटाने का, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर उसको अभी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो सीजन के आखिरी के 2-3 मैचेस में, तो मयंक मरकांडे जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स में स्टार्टिंग से था, बेसिकली आप प्लेऑफ्स के पास आते आते एकदम से स्ट्रैटेजी चेंज कर दे रहे हो विद अ प्लेयर, विद अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पिनर, बिकॉज वही एक प्रॉपर स्पिनर होने वाला है टीम का। बाकी शहबाज और अगर कोई मार्करम बॉलिंग करता है, कोई भी करता है, तो वो पार्ट टाइम स्पिनर्स होते हैं। तो एक ही प्रॉपर स्पिनर है, उसका पूरा स्ट्रैटेजी चेंज कर दे रहे हो। तो क्या ये सही है जस्ट बिफोर दी प्ले ऑफ्स विद अ गाय लाइक विजयकांत जिसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है? मुझे लगता है इस रीज़न से शायद मैं वापस मयंक मरकांडे पे चला जाऊँ। बट आप कहोगे कि यार फिर सेम लॉजिक ग्लेन फिलिप्स पे क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वो भी तो एकदम सीजन के एंड पे आकर ही चेंज कर रहे हो। एंड आई थिंक बात सही है बट डिफरेंस पता है वहाँ पे क्या है? ग्लेन फिलिप्स इज अ सीजन प्लेयर, उसको एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल पे खेलने का, आईपीएल में खेलने का, एसआरएच से पहले भी खेला हुआ है।
उसका ट्रांजिशन टीम के प्लान्स के अंदर आना इज वे मोर सीमलेस दैन समबडी लाइक विजयकांत जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. सो वो एक एक्सेप्शन हो सकता है वहाँ पे. रिगार्डलेस आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर मार्करम को वापस लेके आ जाए तो. आई थिंक यानसेन वाला तो वो एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो चुका है, उसके ऊपर तो स्टिक करना नहीं चाहिए. बट पर्सनली आई थिंक ग्लेन फिलिप्स को टाइम आ गया ट्राई कराने का. ही ऑल्सो गिव्स मोर गारंटीज, मोर अश्योरेंस एज अपोज टू समबडी लाइक विजयकांत हु इज़ अ डेब्यूटेंट कह रहा हूँ, मतलब हु इज़ अ वेरी न्यू गाय. एंड अभी इतना डेटाबेस है ही नहीं कि आप जज कर पाओ कि वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करके देगा कि नहीं देगा. सो वहाँ पर आपको एक सैक्रिफाइस शायद करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू गो बैक टू अ प्लान ए. बट ग्लेन फिलिप्स के मामले में आई थिंक अगर इस मैच में भी नहीं खिलाया तो पूरे सीजन में नहीं खेलेगा. आई विल बी जेन्युइनली शॉक्ड अगर सिर्फ लास्ट मैच में सीधा आ जाए ग्लेन फिलिप्स और फिर प्लेऑफ्स में पूरा मैचेस खेले. बहुत सरप्राइज हूँगा मैं. सो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन. लेट्स होप कि ग्लेन फिलिप्स खेले दो. एंड देन मूविंग टू द की बैटल्स, द फोर्थ सेगमेंट. यहाँ पे क्या होना चाहिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड. तो सबसे पहला जो की बैटल होगा मेरे ओपिनियन में वो होगा शुभमन गिल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार का. शुभमन गिल कमिंग ऑफ अ सेंचुरी एंड भुवनेश्वर कुमार ने मतलब वही था, देर है दुरुस्त है. बिकॉज सीजन के स्टार्टिंग में तो विकेटलेस जा रहा था, वो बहुत पिटाई हो रही थी उसकी. बट सीजन के एंड आते आते काफ़ी अच्छा उसने ग्राउंड कवर करा है. ही इज़ नॉट ओनली जस्ट इकोनॉमिकल बट ऑल्सो बीन पिकिंग क्रूशल विकेट्स इन द पावर प्ले. बीच में उसको कुछ मैचेस के लिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं कराई थी. बट रिगार्डलेस आई थिंक कि जिस तरीके से उसने कम बैक करा है, जिस तरीके से उसने पैट कमिंस का ट्रस्ट जीता है, वो बहुत बड़ी बात है. एंड दिखा दिया भाई कि क्यों सीजन बनता है, क्यों इतना एक्सपीरियंस बनता है, क्यों उसको इतना ज़्यादा रिव्यूअर करा जाता है ऑल ओवर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. सो भुवनेश्वर कुमार इन द पावर प्ले आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर 3 ओवर डलवा दी जाए उससे. तो क्या शुभमन गिल उसको टैकल कर पाएगा? बिकॉज वंस अगेन गुजरात विल हैव टू स्टिक टू द अटैकिंग टेम्पलेट दैट दे शोड अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स. वरना दे वुड नॉट स्टैंड अ चांस ऑफ विनिंग दिस गेम. दे हैव टू हैव अ ग्रेट टोटल इन द पावर प्ले, तभी चांस बनेगा. तो ही विल नेचुरली हैव टू हिट आउट ऑन भुवनेश्वर कुमार. लेट्स सी कितना दूर जाता है बैटल. मूविंग टू द नेक्स्ट की बैटल विच इज डेविड मिलर वर्सेस पैट कमिंस. Naturally, David Miller being the guy who would be mostly batting after the 10th over. That is usually the time जहाँ पे पैट कमिंस अपने मेजॉरिटी द ओवर्स डालते हैं. Would be interesting to see if they go head to head in the death overs or in the 10th to the 15th over phase. And यहाँ पे clearly जो बंदा dominate कर जाएगा, especially for Cummins, if he dominates Miller, तो इनकी बैटिंग जैसे कि मैंने बताया पहली बहुत छोटी है. एंड एक मेन स्टे जो बैटिंग ऑर्डर का है मिडिल ओवर्स में, वो आउट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा टारगेट रिड्यूस करा जा सकता है एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड इट इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज आपकी नेट रन रेट अगर बेटर हो रही तो क्या ही नुकसान है, क्या ही बुरा है, क्या पता आगे की जरूरत पड़ जाए. सो दैट कुड बी अ वेरी क्रूशियल बैटल इज वेल. उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभिषेक शर्मा वर्सेस उमेश यादव की. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू सी बिकॉज उमेश यादव ने रिसेंटली कुछ मैचेस में अच्छा करा है एंड यूजुअली ट्रैविस हेड सही लाइमलाइट ले जाता है. बट द फैक्ट इज कि अभिषेक शर्मा जितनी भी रन बनाता है, 40-50 कभी 30 बनाता है, वो सारे दे आर एट अ स्ट्राइक रेट विच इज इक्वली गुड जस्ट लाइक ट्रैविस हेड. एंड ही इज़ अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर राइट नाउ फॉर SRH बिकॉज जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो सही लाइमलाइट लेके चले जा रहे हैं अभी. आई वुड लव टू सी कितना पिटाई होती है उमेश यादव की, या फिर वो जल्दी आउट करता है अभिषेक शर्मा को. और अगर करता है तो क्या SRH अपने ओरिजिनल प्लान पर स्टिक करती है या फिर से फंस के खेलना शुरू कर देगी. दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड लास्टली Klassen versus Mohit Sharma, particularly in the death overs if this is possible, because मोहित शर्मा ने भी once again recently लास्ट गेम एक अच्छा खेला है, बट उससे पहले बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है, बहुत ज़्यादा पिटाई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पिटाई हुई है. क्लासन के लिए ये परफेक्ट मैच है टू कम बैक इन टू फॉर्म जस्ट बिफोर द प्लेऑफ्स. बहुत अच्छा चांस है. डेफिनेटली 10th ओवर के बाद से तो मोहित शर्मा बॉलिंग करेगा ही करेगा, इफ नॉट बिफोर. एंड क्लासन उसी टाइम पे यूजुअली बैटिंग करने के लिए आता है. पक्का हेड टू हेड जाने चाहिए ये दोनों. एंड कौन निकल के आएगा इस बैटल में, बहुत मजा आएगा उसको देखने के लिए. बट मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं भाई. क्लियरली इट हैज़ टू बी SRH यार. मतलब कोई मैं पर्सनली ज़्यादा चांस दे नहीं रहा GT को. अगर GT हराती है SRH को तो प्लेऑफ्स की रेस जो है और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, तो उस मामले में देखने में मज़ा आएगा. बट अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो यार SRH को किस मुंह से मैं कह दूं कि अभी नहीं है फेवरेट्स इस मैच के लिए. आई थिंक दे आर द फर्म फेवरेट्स. घर पे खेलने का एडवांटेज भी है, जो थोड़ी बहुत वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो भी SRH के फेवर में ही चल रहे हैं अभी. GT द ओनली वे आई थिंक दे प्रॉब्ली बीट SRH इज इफ दे बैट फर्स्ट.
आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे. अगर SRH पहले बैटिंग करने पे आ रही है, एज क्लीशेड एज इट मे साउंड थ्रू आउट द सीजन, आई स्टिल बिलीव अगर वो पहले बैटिंग करने पे आ गए, आई डोंट थिंक GT will have the firepower in their batting order while chasing to beat a target of 200 plus. Although पिछली बार चेस करके ही हराया SRH को, आई स्टिल बिलीव SRH अगर पहले बैटिंग करेगी तो गेम खत्म है GT के लिए. लेट्स सी क्या होता है. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है, स्पेशली फॉर द टॉप 2 इफ नॉट द टॉप 4. मूविंग टू द नेक्स्ट गेम, इसका प्रीव्यू हमें करना है, विच इज़ मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स. दोनों ही टीम्स का लास्ट मैच है इस सीजन का. बट इससे ज़्यादा बड़ा नैरेटिव पता क्या है, जो कि शायद आपने सोचना शुरू नहीं करा होगा अभी तक. दिस कुड पॉसिबली बी द लास्ट गेम ऑफ रोहित शर्मा इन अ मुंबई इंडियंस जर्सी एंड KL राहुल इन अ लखनऊ सुपर जायंट्स जर्सी. आई नो KL राहुल को अभी रिसेंटली डिनर पे भी बुला लिया गया है, गोयंका साहब ने बुलाया है उनको, फोटो वोटो भी खिंचा ली, मतलब पूरा PR स्टंट अच्छे से हुआ है. एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले साल रिटेन भी कर लिया जाए. ऑन द अदर हैंड रोहित शर्मा का भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वो अपना माइंड मेकअप करके ही चूजेस टू फिनिश हिज करियर एट मुंबई इंडियंस ओनली. बड़ी जो मेगा ऑक्शन का जो सीन आ गया ना, इसके चलते हुए टीम्स खुद ही मजबूर होंगी कम से कम प्लेयर रिटेन्स करने का, स्पेशली अगर रिटेंशन 4 तक रुक जाएं तो. एंड सो नेचुरली एक केस बन सकता है कि क्या हमें इन प्लेयर्स को जो कि इतनी सैलरी ले रहे हैं, इज इट इवन वर्थ रिटेनिंग देम? Are they really offering the return for the amount of investment that we are making in these players? And शायद कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मे बी एट द एंड ऑफ द डे नेक्स्ट सीजन हम इनको फिर से इन्हीं टीम्स के लिए खेलते हुए देखेंगे. बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि शायद रोहित शर्मा अगले साल किसी और टीम से खेल रहे हो, शायद KL राहुल, क्या पता, मतलब RCB या पंजाब में से किसी से वापस खेल रहे हो. कोई बड़ी बात नहीं है. लेट्स सी क्या होता है. कंसिडरिंग दैट this could be potentially the last game of Rohit Sharma at the Wankhede as well in Mumbai Indians jersey, and that is a much bigger emotional connect as opposed to say KL Rahul for the Ekana Stadium. बहुत सारे narratives of the lasts बन सकते हैं यहाँ पे. इसी बात पे coming to the pitch, देखो ये pitch भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग तो नहीं होगी. I think 190 to 200, 210 उस टाइप की होगी pitch. Once again, it's funny how I'm saying कि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, because fact of the matter is भाई इस सीजन में 240 तो मजाक ही लगा है for the majority of the period. So 190 max 210 इस टाइप की पिच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. बहुत ज़्यादा रन में एक्सपेक्ट करने वाला. एंड सो नेचुरली पिच चाहे कैसे भी हो, वानखेड़े पे टॉस जीत के हमेशा बॉलिंग ही करनी होती है. मोस्ट लाइकली हमेशा ही बॉलिंग करनी होती है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट दिस टाइम एज वेल. टॉस जीतो, बॉलिंग करो फॉर श्योर. अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या सीन है, बहुत सरप्राइजिंग है. 5 मैचेस हुए हैं LSG और मुंबई के बीच में, 4 बार लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है. ये रिकॉर्ड तो मुंबई के अगेंस्ट सुनकर ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है एज अ KKR फैन कि कोई टीम इतना डोमिनेट कैसे कर रही है मुंबई को. इनफैक्ट यहाँ पे एक मैच इन दोनों के बीच में आज तक वानखेड़े पर हुआ है, वो भी LSG जीती हुई है. तो ऐसा भी नहीं है कि वानखेड़े में इन लोग का कोई फ्रेश हिस्ट्री है या फिर एक भी मैच नहीं हुआ है तो हिस्ट्री क्रिएट करी जा सकती है बाय मुंबई इंडियंस. यहाँ पर भी वो एक मैच खेले हैं, ट्रैक रिकॉर्ड 0 ही रहा है उनका. द ओनली पॉइंट आई वुड से इन फेवर ऑफ मुंबई इज कि इवन दो वो 3 मैचेस हारे हुए हैं 4 में से अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, जो एक मैच जीते हैं ना वो 81 रन से जीते हैं लास्ट ईयर ही. तो ऐसा नहीं है कि कोई मेंटल ब्लॉक बन गया है LSG के अगेंस्ट. वो एक हैबिट हो जाती है ना वरना एक टीम से हारने की, जैसे KKR की मुंबई से थी अंटिल वेरी रिसेंटली. अब वो थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है. वो मेंटल ब्लॉक जो बन जाता है एक टीम को देखते ही, वो नहीं है मुंबई के साथ. प्लस अभी सिर्फ 4 ही मैचेस हुए हैं तो क्या ही बोला जाए. बट द फैक्ट कि उन 4 मैचेस में से भी एक बार बहुत ही तगड़े मार्जिन से हराया हुआ है, दैट गोज ऑन टू शो कि देयर शुड नॉट बी अ मेंटल इशू एटलीस्ट. कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज द प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स. हम लोग मुंबई की स्टार्ट करेंगे पहले. रोहित शर्मा, ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव हमारे टॉप 3 होंगे. आई वॉज वंडरिंग कि क्या रोहित शर्मा, स्काई, हार्दिक पांड्या, बुमराह जैसे लोगों को रेस्ट कर लेना चाहिए इस मैच के लिए. फिर मुझे लगा कि यार देखो ये मैच आई थिंक कब है, 17-18 में से किसी एक डेट को है, 17 को है मेरे ख्याल से. वर्ल्ड कप के लिए ये लोग 25 और 26 को निकलने वाले हैं. तो आपको ऑलरेडी उससे पहले 8 दिन का तो कम से कम गैप मिलने वाला है. उसके बाद वर्ल्ड कप का कैंपेन शुरू होगा.
प्लस लास्ट गेम खेले हुए भी 3-4 दिन हो ही गए हैं मुंबई को। तो अगर ये मैच भी नहीं खेलोगे तो बेसिकली 2-2.5 हफ्ते का ब्रेक तुम्हें पूरा लंबा मिल रहा है। क्या उतने लंबे ब्रेक की ज़रूरत है, या फिर जो ये पूरा पुअर फॉर्म चल रहा है फॉर समबडी लाइक रोहित शर्मा, वो एक हफ्ते 10 दिन के ब्रेक से काफ़ी हो जाएगा, निकल जाएगा रिदम ब्रेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक निकल जाना चाहिए। मतलब ये अगर रिदम ब्रेक करना पॉइंट है ब्रेक का, तो 10 दिन आर गुड इनफ। अगर एक टोटल मेंटल रीसेट चाहिए हो तो समझ में आता है कि ये मैच ना खेले। एंड सो इन सेइंग दैट आई थिंक स्काई तो वैसे भी पूरा सीजन खेला ही नहीं है आईपीएल का, उसने पहले कुछ मैचेस मिस करे हुए हैं, सो ही कैन अफोर्ड टू प्ले, ही इज़ ऑल्सो वेरी फिट। रोहित शर्मा का बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी ऑलरेडी ब्रेक मिलने वाला है 8-9 दिन का इसके बाद, आई थिंक मे बी ही कैन प्ले दिस वन एज वेल। प्लस द फैक्ट जो मैंने अभी प्रीव्यू के स्टार्टिंग में बोला कि शायद उसका लास्ट गेम हो सकता है, तो देयर वुड बी मोर रीजंस एट प्ले। बुमराह के लिए मैं ये कहूँगा, हाँ बुमराह कैन थिंक ऑफ टेकिंग रेस्ट, उसका फॉर्म भी खराब नहीं है, वो फास्ट बॉलर भी है तो उसको लोड भी ज़्यादा पड़ता है, प्लस ही इज इंजरी प्रोन। मे बी यू कैन एंटरटेन द फैक्ट कि उसको रेस्ट करा दिया जाए। एज ऑफ नाउ आई एम कीपिंग हिम इन द लाइनअप, बट अगर वो नहीं खेलेगा तो उसकी रिप्लेसमेंट की ही बात कर लेंगे। तो रोहित, ईशान एंड स्काई हमारे टॉप 3 होंगे। उसके बाद मैं तिलक वर्मा को लेके आऊँगा, फिर मैं हार्दिक पांड्या के ऊपर बैटिंग कराना चाहता हूँ जस्ट सो दैट ही ऑल्सो गेट्स इनटू सम रिदम। फिर नेहल वधेरा आ जाएंगे, फिर टिम डेविड, फिर नबी आ जाएंगे, उसके बाद चावला। ये 2 स्पिनर्स हमारे साथ के साथ हो गए। कंबोज और बुमराह, इम्पैक्ट प्ले हमारे थुसारा हो जाएंगे। अगर बुमराह को नहीं खेलना तो क्विटजो खिला दो, बिकॉज ऑलरेडी सिर्फ 3 ही प्लेयर हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं लाइनअप में, तो ईजिली आप क्विटजो खिला सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़्यादा नहीं होगा क्वालिटी में, ऐसा नहीं कि एक यंगस्टर को खिला रहे हो, नहीं तो आकाश मत वालों खिला लो अगर ऐसा ज़्यादा मन है तो। सो अगर बुमराह का लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा मैनेज करना है, हमें बहुत ज़्यादा डाइसी ना होना चाहे, तो डेफिनेटली वी कैन रेस्ट हिम, देयर इज़ नो इशू। उसके साथ तो फॉर्म का भी कोई इशू नहीं है, तो आई थिंक ही वुड बी एज गुड एज एवर इवन इफ यू टेक्स अ ब्रेक। तो ये सोचने की बात है। अगर मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ की तो बात करूँगा नहीं, बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे है नहीं खेलने के लिए, दोनों ही टीम्स डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जो नैरेटिव है यहाँ पे वो वही है कि इनके कैप्टन्स का इनके रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए लास्ट मैच तो नहीं है, बस वही एक नैरेटिव है। दिस गेम डज नॉट होल्ड एनी रेलिवेंस इन द ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आईपीएल। ये दोनों टीम सिर्फ अपना ही वो पोजीशन बचाने के लिए खेल रहे हैं कि कहाँ पे अल्टीमेटली फिनिश कर सकते हैं, बॉटम द टेबल पे ना फंस जाएं, सिर्फ इसी बात के लिए ये लोग खेल रहे हैं। बट इससे बाकी टीम्स को ऑन द टेबल कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम है ये। सो उस मामले से नॉट मच टू डिस्कस एज पर स्ट्रैटेजीज कंसर्न। खुल के खेलो भाई, मर्जी से खेलो जैसे खेलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एलएसजी की बात कर लेते हैं। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक ऑफकोर्स ओपनिंग करेंगे, स्टॉइनिस एट 1 डाउन, फिर हुडा, फिर पूरन, फिर बदोनी। यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। कृणाल पांड्या, नवीन उल हक, अरशद खान ऑफकोर्स कैसे हटाओगे उनको पिछले मैच के रोहिक्स के बाद, बिश्नोई एंड मोहसिन खान। इम्पैक्ट प्लेयर में मैं चाहूँगा यश को वापस ले इस मैच के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। एंड वंस अगेन प्ले फॉर प्राइड, देयर इज नॉट मच टू से हियर। आपका जो सीजन गया है, आई स्टिल बिलीव, मैं एलएसजी के लिए बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ये सीजन उनका जेन्युइनली एक पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत अच्छा जा रहा था, जब उन्होंने सीएसके को 2 बार हराया था तब। एंड फिर उसके बाद से एकदम से ही दोस 2-3 सडन ह्यूमिलिएशंस वन आफ्टर अनदर, फ्रॉम एसआरएच, फ्रॉम केकेआर, डीसी से भी तुम 15-20 रन से हार ही रहे हो टॉस जीतने के बाद, तो ह्यूमिलेशन तो नहीं बट एक डिसअपॉइंटिंग डिफीट तो है ही। उन 3 मैचेस में एकदम से ही तुम्हारा पूरा टोन और नैरेटिव अराउंड योर टीम बदल दिया, एकदम ही बदल दिया। प्लस वो जो केएल राहुल के साथ जो हुआ, गोयंका एंड केएल राहुल के साथ, इट डिड नॉट पुट अप अ गुड पिक्चर एज वेल। सो एक अच्छी इमेज नहीं गई अल्टीमेटली पूरी टीम की, एंड इसी के चलते हुए ना पूरी वाइब खराब हो गई एलएसजी के कैंपेन की। आई स्टिल बिलीव अगर एक हफ्ता 10 दिन पहले तक तुम देखते तो द टीम वॉज इन अ वेरी गुड पोजिशन। एकदम से एक हफ्ते ने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया पूरे सीजन का। तो दैट इज़ अ बिट अनफॉर्चुनेट ऑल्सो, बट दैट इज़ हाउ क्रूअल द नेचर ऑफ आईपीएल इज। बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाती हैं, इसीलिए अब बहुत टैक्सिंग होता है ना, कभी भी ईज आउट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। यू ऑलवेज हैव टू टेक एवरी सिंगल गेम वेरी सीरियसली। एकदम से फेट बदल जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता। सो इन दैट एस्पेक्ट आई थिंक एलएसजी वर्क क्वाइट हार्ड डन एज अपोज टू समबडी लाइक मुंबई, जिनको हमें स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि एक ही नैरेटिव है कि अच्छा नहीं खेलना है, कंसिस्टेंटली बैड रहे। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोनों ही टीम्स अपने आखिरी मैच में आके दोनों ही डिस्क्वालीफाइड हैं, तो सेम बोट पे हैं दोनों। बट एक टीम काफ़ी इनिशियली अच्छा खेल के इस पोजीशन पे आई है, एंड एक टीम स्टार्टिंग से ही बकवास खेल रही थी। ये फ़र्क है दोनों टीम्स का।
कमिंग टू द की बैटल्स, यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार सबसे पहले की बैटल होगा रोहित शर्मा वर्सेस मोहसिन खान का. अरशद खान को मैं नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे. आई थिंक मोहसिन खान इन द पावर प्ले हैज़ बीन मोर इंप्रेसिव बीइंग अ लेफ्ट हैंडर ऑल्सो. वो रोहित शर्मा का जो एक बोगी बॉलर जो बने हुए हैं आजकल, लेफ्ट हैंडेड पेसर्स ही बने हुए हैं. वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ ही टैकल्स देम और नॉट. आई थिंक रोहित शर्मा को जो अपना लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस गेन अगर करना है, ये बेस्ट गेम है. दो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, मोहसिन और अरशद खान, दोनों ही इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है नहीं इनके पास. दोनों को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करे रोहित शर्मा. एंड दिस इज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस टू गाइज, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, रोहित शर्मा इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. सो एक बहुत ही अच्छा चांस है रोहित शर्मा के पास अपना लेफ्ट हैंड पेसर्स के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस रीगेन करने का. द नेक्स्ट की बैटल वुड बी इन माई ओपिनियन सूर्य कुमार यादव वर्सेज नवीन उल हक. नवीन उल हक हैज़ बीन इन phases to LSG what Russell has been to KKR. इन द सेंस कि वो क्रूशल मोमेंट्स पे आके क्रूशल विकेट्स निकाल जाता है. कुछ मैचेस में उसने ये चीज़ करके दी है, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ फेजेस में ऐसा रहा है, लेकिन उसने वही रोल काइंड ऑफ प्ले करके दिया LSG के लिए जो कि रसल KKR के लिए करके देता है विद द बॉल इन दिस सीजन. एंड सो गेटिंग स्काई आउट इन द मिडिल ओवर्स इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल. दैट कुड पॉसिबली डिक्टेट how far the total goes for Mumbai Indians. And if LSG are chasing, Sky's wicket becomes even more crucial in deciding कहाँ पे अल्टीमेटली ये टारगेट फिनिश होने वाला है. 180 पे रुकेगा या 220 तक जाएगा. वहाँ पे अगर स्काई रुकता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है गेम पे. द नेक्स्ट की बैटल इट श्योरली शुड बी KL राहुल वर्सेस जसप्रीत बुमराह. KL राहुल अभी ऑफ लेट, अब सबको पता ही है कि वर्ल्ड कप में नहीं होने वाले. इनफैक्ट कीपिंग भी नहीं कर रहा अब तो. वो पिछले मैच में कीपिंग भी नहीं करी उसने. नो, ही डज नॉट रियली हैव अ लॉट टू लूज. ठीक है, बुमराह को पता है कि वो वर्ल्ड कप में है, गंदा खेलेगा तो भी ही हैज़ पॉसिबली बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट इंडियन परफॉर्मर ऑफ दिस IPL अलोंगसाइड विराट कोहली. सो एक बुरा मैच जाता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई स्टेटस पे क्वेश्चन भी नहीं आने वाला. तो दोनों ही एकदम फ्री हैं प्रेशर से फॉर डिफरेंट रीजंस. प्लस दोनों पावर प्ले में एक साथ भिड़ेंगे भी. क्या KL राहुल अपना वो नया स्ट्राइक रेट वाला जो होल इशू जो चल रहा है उसको फिगर आउट कर पाएगा एंड कंटिन्यू कर पाएगा अगेंस्ट बुमराह, या फिर बुमराह विल गेट द बेटर आउट ऑफ हिम? दैट विल ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. मूविंग टू द नेक्स्ट की बैटल, दिस इज गोइंग टू बी निकोलस पूरन वर्सेस पीयूष चावला. वंस अगेन इन द मिडिल ओवर्स, स्पेशली 6 से 10 ओवरों के बीच में, आई थिंक पीयूष चावला को डोमिनेट अगर करके देता है पूरन, तो बाकी जो इनएक्सपीरियंस्ड पेसर्स हैं या फिर आउट ऑफ फॉर्म पेसर्स हैं मुंबई इंडियंस के, उनको डोमिनेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा बाकी टीम के लिए. पीयूष चावला हैज़ बीन वन ऑफ द स्टैंड आउट गाइज इन द मिडिल ओवर्स. वहाँ पे उसने ना ही सिर्फ क्रूशल विकेट्स निकाल के दिए हैं, बट ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल रहा है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहा है. वन ऑफ द सरप्राइजिंग पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस IPL कि पीयूष चावला वॉज स्टिल वेरी मच रेलिवेंट इन दिस सीजन. लास्ट सीजन लग रहा था कि कुछ एबनॉर्मली वेल खेल गया, एंड इस साल उसने वो कंटिन्यू करी वो चीज़. वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा. वन ऑफ द स्टैंड आउट गाइज इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट आफ्टर बुमराह फॉर मुंबई इंडियंस. लास्टली स्टोइनिस वर्सेस कंबोज. स्टोइनिस एट नंबर 3, बहुत बड़ी बात नहीं है पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए आ जाए. कंबोज से कोई बड़ी बात नहीं है कि अब ऑन द ट्रॉट 4 ओवर फेंकवा दो. बड़ा मजा आएगा देखने के लिए कि स्टोइनिस कैसे टारगेट करता है कंबोज को, बिकॉज कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टोइनिस के ऊपर फिर से रन रेट ऊपर करने का जो बर्डन है वो आ जाए अगर क्विंटन डिकॉक और KL राहुल नहीं चलते वंस अगेन. एंड टारगेट करने के लिए फिर वो इजी बॉलर कंबोज ही होगा, क्योंकि थुसारा एंड बुमराह नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी. सो कंबोज से बर्डन आएगा, एंड दैट विल ऑल्सो गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ विकेट. एंड स्टोइनिस का विकेट गिरता है देन क्वाइट फ्रैंकली सिर्फ पूरा नहीं रह गया बैटिंग करने के लिए. सो वेरी क्रूशियल विकेट इन द मिडिल फेज. लेट्स सी कंबोज इस मैच में विकेट लेता है कि नहीं लेता. हैज़ शोन लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग साइंस. लेट्स सी आगे चलता है कि नहीं. अगले सीजन के ऑडिशन के लिए एक अच्छा मैच उसके लिए. एंड देन मूविंग टू द फाइनल सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. आई एम प्रीटी सरप्राइज टू से दिस एज वेल, बिकॉज एज आई सेड, अभी मैंने प्रीव्यू में कैसे एक्सप्लेन करा कैसे जो LSG का नैरेटिव रहा है वो काइंड ऑफ सिमिलर हो गया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुंबई से, बट उनकी परफॉर्मेंसेस फार बेटर रही हैं थ्रू आउट द सीजन. इवन सेइंग दैट, आई स्टिल फील ये मैच मुंबई ले जाने वाली है. जस्ट बिकॉज LSG का जो रिसेंट फॉर्म रहा है, इट हैज़ बीन पथेटिक, इट हैज़ बीन अनएक्सेप्टेबल.
जो 3 ऑन द ट्रॉट लॉसेस मिली है ना, आई थिंक दैट हैज़ shaken the club, the team on a different level. Besides, not much to play for, not much at stake, not much motivation for the last game. I don't know if, it would even add some fuel to the fire as far as LSG is concerned. On the other hand, Mumbai के लिए वो narratives हैं, रोहित शर्मा से especially related. And the kind of connect they have with the fans, plus home match है. LSG का तो होम मैच भी नहीं कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए फैंस की तरफ मैच जीतने की. आई थिंक मुंबई हैज़ अ बेटर फॉर्म, मोर एट स्टेक एंड बेटर रिदम राइट नाउ. एंड सो फॉर दो सीजन्स आई थिंक मुंबई जीतेगी. एंड क्वाइट फ्रैंकली मैं थोड़ा सरप्राइज भी हूँ अगर मुंबई हारती है तो. आई नो इट साउंड्स वेरी शॉकिंग, बट नॉट सेइंग कि LSG जीत नहीं सकती है, बट मैं पर्सनली थोड़ा सरप्राइज हूँ अगर मुंबई हारती है. ठीक है, सो ऑन दैट नोट वी हैव एंडेड क्रिकेट्स टॉपिक क्या भाई, क्रिकेट के जितने टॉपिक्स थे. एंड एक और टॉपिक बचा है कवर करने के लिए. ऑफ कोर्स ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकता है, बिकॉज भाई बीइंग अ बार्सा फैन समझ में नहीं आ रहा कि आजकल क्लब में क्या चल रहा है. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कपल ऑफ ट्रांसफर्स और बेसिकली द स्ट्रैटेजी कि किन प्लेयर्स को बेचा जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ सम प्लेयर्स दैट चावी अपेरेंटली वांट्स एट द क्लब. एंड ये जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी बन रही है समर के लिए एग्जैक्टली, is it even looking good right now? Because अभी तो देखो सब rumor stage पे, we are still a month away from the transfer window. So अभी कुछ firm नहीं हुआ है, but मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी कोई rumor आ रहा होता है ना, उसमें more often than not saying every time, but more often than not 10 to 20% सच तो कम से कम होता ही होता है. Like there is a reason why a rumor is doing rounds in the market for a particular player और फॉर अ पर्टिकुलर क्लब. एक रीज़न है, ऐसा नहीं कि एकदम से एक मन घड़ कहानी बना दी है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है. सो कमिंग टू व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, जो बंदों को लाने की सोची जा रही है पहले उनको डिस्कस करते हैं. बर्नार्डो सिल्वा की बातें चल रही हैं आजकल, 50 मिलियन के आसपास वो कॉस्ट करेंगे. एंड अगर मैं सिर्फ इन प्रिंसिपल बात करूँ बर्नार्डो सिल्वा एज अ प्लेयर, क्या मैं चाहूँगा क्लब में कि नहीं चाहूँगा? डेफिनेटली चाहूँगा. आई वुड लव फॉर बर्नार्डो सिल्वा to come to Barcelona. I think adds a lot of value. A very versatile player can play in a lot of positions in our system as well. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, बहुत अच्छा ट्रांसफर होगा अगर होता है तो. किसके जगह पे आएगा वो भी डिस्कस करेंगे, फिर थिंग्स थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है. नेक्स्ट गाय दैट दे वांट टू ब्रिंग इन बैडली इज चावी सिमंस फॉर अनदर, आई थिंक उसके तो चलो ऐसा लोन पे बात चल रही है अपेरेंटली, तो उसका तो शायद वो 10 मिलियन के लोन पे भी आ सकता है, ऐसे रूमर्स निकलने में आ रहे हैं. क्या चावी सिमंस को मैं चाहता हूँ लाना? नॉट सो श्योर. आई नो यंग है, प्रॉमिस दिखाया है अभी बुंडेसलीगा वगैरह में, बट मतलब आई एम नॉट टू हाइप्ड अबाउट हिम. ठीक है, एंड दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि चावी को ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उस पर तो अभी हम आए ही नहीं है. जस्ट माई पर्सनल फर्स्ट इनिशियल थॉट्स ऑन दीज ट्रांसफर्स, हैप्पी फॉर बर्नार्डो सिल्वा, नॉट सो एक्साइटेड और नॉट, आई डोंट थिंक इट वुड मेक मच डिफरेंस अगर चावी सिमंस आता है यहाँ पे. तो नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी, नेक्स्ट वन कौन सा है भाई? निको विलियम्स. दिस वुड बी अ ग्रेट साइनिंग, वंस अगेन ग्रेट साइनिंग. लेफ्ट विंग की जो प्रॉब्लम हमारी रही है एवर सिंस नेमार लेफ्ट, ये तो सभी को पता है, चलो वो सॉल्व, मतलब अभी हम लोग को बाल्डो खिलाना पड़ा है वहाँ पे, कैंसलो खिलाना पड़ा है, फॉर्मेशन ही चेंज कर दी जहाँ पे लेफ्ट विंगर एग्जिस्ट ही ना करता हो 3-4-1 में. तो आई थिंक अगर निको विलियम्स आएगा ना, दैट विल एनेबल Xavi to have a 4-3-3 formation once again, or a major step into further enabling Xavi to have that formation. Plus he is very versatile. Spanish भी है तो Xavi का bias भी काम कर जाएगा भाई, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. He has gelled up really well with Pedri and Gavi as well, तो हमारे टीममेट्स को कईयों को जानता भी है नेशनल टीम की वजह से. तो बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन है, वर्थ इट है इन माई ओपिनियन. मैं बड़ा खुश हूँ अगर ये आता है तो. लास्टली जुबीमेंडी, वो भी 50-60 मिलियन की बात चल रही है, उसकी भी सबके ऑलमोस्ट सेम प्राइस की बात चल रही है क्योंकि रूमर्स हैं अभी. दैट इज ऑल्सो वर्थ इट भाई, बिल्कुल. एक CDM अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, हम तो बहुत टाइम से बात कर रहे हैं इस बंदे की. तो 4 में से 3 ट्रांसफर तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं सुनने में. एक जो है भी वो भी मतलब यार ओपन टू डिस्कशन, ऐसा नहीं कि बुरा है, बट इनके लिए जा कौन रहा है और क्या वो सही है, वो डिस्कस करते हैं हम जरा. देखो, सबसे पहले जो बंदा जो कि सबसे शॉकिंग है परहैप्स, और वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग फॉर श्योर इस लिस्ट में, फ्रैंकी डियोंग.
अगर मुझसे कोई इन प्रिंसिपल पूछे कि फ्रेंकी डियोंग को बेचना चाहिए कि नहीं, मैं कहूँगा ही शुड बी वन ऑफ द लास्ट मैन ऑन द शीट जिसको हमें कंसिडर करना भी चाहिए बेचने के लिए. आई थिंक बारसा के फैंस और परहैप्स द मैनेजमेंट, they have underestimated the potential of De Jong a lot. And it is fair to say कि आप कब तक पोटेंशियल को बैक करोगे जब तक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. बट तुम खुद ही बताओ उसने कितना रेगुलरली एक सिस्टम में एक पोजीशन पे खेला है बारसा के अंडर. हर साल तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हर साल तो कोई ना कोई मैनेजर बदल रहा है. और ऐसे में और कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2-3 साल लगातार बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है? ऐसे कितने प्लेयर हैं बारसा में? तो आई थिंक डियोंग का एक मेजर जो इशू आता है वो उसके प्राइस टैग की वजह से आता है कि इतने पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए उससे इतने एक्सपेक्टेशंस भी हैं. दैट इज फेयर. बट आई वंस अगेन फील कि जब डियोंग चला जाएगा ना बारसा से, अगर गया तो, तब हमें उनकी असली वैल्यू समझ में आएगी कि ये किस लेवल का प्लेयर था जो हमारे हाथों में था, जो कि यहाँ पर रहना चाहता था अगले 10 सालों तक, जो कि अभी अपने प्राइम पे एंटर कर रहा है. 27 का भी हो रहा है वो. अभी अगले 5 साल उसके प्राइम ईयर्स होंगे. हमने उसको पूरा मतलब होता ना एज अ यंग बॉय से मैन बनाया है. एंड अब उसके वो प्राइम ईयर्स फुटबॉल के आने वाले हैं जहाँ पे वो फिजिकली पीक पे है. एक्सपीरियंस वाइज, गेम सेंस, रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे चल रहे हैं. वो एक परफेक्ट मिक्सचर बन जाता है प्लेयर का. वो उस फेज में एंटर करा और तब हम उसे जाने दे रहे हैं आफ्टर ऑल दोज ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क. एंड वो मुझे एक्सेप्टेबल लगता ही नहीं है सुन के. हेंस आई फील द क्वालिटी प्लस ऑल दीज कॉन्टेक्स्ट्स, he should be one of the last guys that should be put to sale, if at all. But अब ट्विस्ट पता क्या है यहाँ पे? De Jong apparently कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं कर रहा है. De Jong apparently वेट आउट करना चाहता है अगले साल तक जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, एंड देन ही विल कंसिडर इफ ही वांट्स टू रिन्यू और नॉट. एंड तब मुझे लगता है De Jong भाई तू क्या कर रहा है और अब मैं तेरे को किस मुंह से प्रोटेक्ट करूं? बिकॉज अगर ये सीन है तो बारसा हैज एवरी राइट टू सेल De Jong. सिर्फ एक यही रीजन है, सिर्फ एक यही रीजन. और अगर ये सच है देन आई सपोर्ट बारसा इन सेलिंग फ्रेंकी De Jong. और कोई रीजन हो नहीं सकता, और कोई रीजन मुझे वैलिड लगता भी नहीं है. सिर्फ एक यही रीजन हो सकता है De Jong को बेचने का. एंड अगर De Jong इसमें नखरे दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप इतना ही चाहते हो खेलना बारसा से तो भाई रिन्यू कर लो कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं कर रहे हो देन श्योरली कुछ दाल में काला है. एंड बारसा जिस सिचुएशन में है अभी फाइनेंशियली, बड़ी मुश्किल से हम लोग थोड़ा ग्राउंड जीरो पे आ रहे हैं. वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दैट मिस्टेक राइट नाउ यार. दैट्स द सैड पार्ट. सो अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होना है तो De Jong को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा. प्लस प्राइस भी अच्छी मिलेगी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स हैं हमारी टीम के. तो इसी साल बेचना पड़ेगा और अगले साल फ्री में चला जाएगा, घाटा ही है. इससे अच्छा तो इसी साल बेच दो. अगले साल नया मैनेजर भी आएगा, नए साइनिंग भी मांगेगा, तो बेटर है कि अभी दे दो. एंड इन दैट एस्पेक्ट आई कैन मेक पीस विद इट, ओनली इफ De Jong ये हरकत कर रहा है, वरना नहीं. नेक्स्ट इज लेवेंडोस्की. ठीक है, लेवेंडोस्की का क्या सीन है? लेवेंडोस्की को आइडियली बाहर होना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो, बट वो बाहर होगा नहीं. क्यों? क्योंकि पहली बात तो वितौर रोके को भी बेचने वाले क्या सोच रहे हैं ये लोग, उसके ऊपर ही बात करेंगे. तो कौन ही होगा सेंटर फॉरवर्ड फिर? मतलब फरहान तोरेस वगैरह से आप क्या खिलाओगे क्या सेंटर फॉरवर्ड पे? ये आंसू फाटी को वापस लाके सेंटर फॉरवर्ड बनाने वाले हो तो कौन होगा? दूसरी प्रॉब्लमेटिक पता क्या है? लेवेंडोस्की के कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एवरी ईयर दैट ही प्लेज एट बार्सिलोना, हर साल उसकी सैलरी बढ़ रही है. तो अगले सीजन में उसकी सैलरी और बढ़ेगी. और एक शायद एक ऐसा क्लॉज भी है कि अगले साल अगर वो मोर देन 55% ऑफ द गेम्स में जो अगले साल बारसा खेलेगी, उनमें से 55% ऑफ द गेम्स में अगर वो 45 मिनट से ज़्यादा खेल जाता है, बेसिकली आधे मैच से ज़्यादा खेल जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक 1 ईयर का एक्सटेंशन ट्रिगर हो जाएगा उसके कॉन्ट्रैक्ट में, विच मीन्स ही वुड स्टे टिल ही इज 37. एंड आई नो लेवेंडोस्की ने अभी रिसेंटली फॉर्म में प्राइजिंग दिखाई है, बट डू आई रियली वॉन्ट हिम एट दैट एज? कोई गारंटी तो है नहीं कि वो उससे ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, डिपी करेगा यहाँ से. कोई भरोसा भी नहीं कब तक ये फॉर्म लास्ट करने वाला है. एंड दैट इज मेकिंग हिम काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी, विच मेक्स यू वंडर कि इट्स बेटर टू पॉसिबली सेल हिम ऑफ. अगर सैलरी बढ़ने वाली है वैसे भी तो हम लोग FFP के वो रूल्स के अंदर कैसे फिट करेंगे? इज इवन वर्थ दैट मनी राइट नाउ? आई नो इट्स हार्श, बट शायद एक जेन्युइन डिस्कशन है. पुट असाइड द नेम ऑफ द गाय, लॉजिकली सोचो. बट तुम कैसे ही बेचोगे और कैसे तुम सोच भी सकते हो जब अगला नाम विच इज वितौर रुकी,
वितौर रोकी के साथ क्या चल रहा है भाई? एंड वंस अगेन, प्लीज एनी बार्सा फैन, कैन यू जस्टिफाई व्हाट चावी हैज बीन डूइंग? देखो, ये कहना कि वितौर रोकी को डेफिनेटली खिलाना चाहिए मैचेस, मैं इस स्टेटमेंट के भी अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कोई भी प्लेयर को डेफिनेटली तो नहीं खिलाना चाहिए, इतना तो कोई एंटाइटल्ड नहीं है ना। वो लेवेंडोस्की है तो फिर वितौर रोकी जो 19 साल का वो तो कहाँ से ही है, ठीक है। बट आप मुझे ये कह रहे हो कि वो पूरे सीजन सिर्फ 300 कुछ मिनट्स खेला है एंड उसमें आपने अपना मन बना लिया कि आपको रखना ही नहीं है उसको, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रखना है या नहीं रखना है, वो मैनेजर के हाथ में है। एंड इफ मैनेजर फील्स कि वो प्लान में फिट नहीं हो रहा तो फेयर है बोलना कि मुझे नहीं रखना। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे? अगर आपको इतना ज़्यादा इन डाउट थे आप कि वो फिट इन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो क्या जल्दी थी उसको खरीदने की और इसी साल लाने की? उसको खेलने देते भाई ब्राज़ील में, और मैच्योर होने देते, समझने देते पोजिशनल प्ले क्या होता है, कैसे आप बारसा के टैक्टिक्स में फिट इन कर सकते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेता, 20s में आ जाता अपने। क्या जल्दी थी उसको अभी लाने की, अब बेंच पे सड़ाने की? दूसरी बात ये, उसने सिर्फ 300 मिनट खेले हैं, 300 या जो भी जितना भी है, मतलब इट्स लेस देन 500। उसमें तुम क्या ही जज कर लोगे बंदे को, जो कि मतलब ऐसा भी नहीं कि 25-30 साल का है कि थोड़ा एक्सपीरियंस है उसको। वो 18-19 साल का बच्चा है यार। तुम उसको 300, 350, 400 मिनट खिला के क्या जज कर रहे हो? एंड कई लोग कहेंगे यहाँ पे कि वो शायद हो सकता है चावी को ट्रेनिंग में अच्छा ना लग रहा हो, है ना, ड्रिल्स अच्छे से ना कर रहा हो, डिसिप्लिन ना हो वगैरह वगैरह। और ये तो इतना बड़ा ड्रामा मुझे लगता है बिकॉज तुमने सेम चीज़ कभी डेम्बेले के लिए नहीं कही, जिसको तुम अंधों की तरह सपोर्ट करने को तैयार थे, जबकि पूरी दुनिया को दिख रहा था कि ये बैकस्टैप करने वाला तुम्हें। बट तुम्हें वो 18-19 साल के बच्चे में दिख रही है वो चीज़, जो कि बहुत ही मेलिएबल एज पे है। अभी तुम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आराम से, इफ एट ऑल ऐसे कोई एलिगेशंस है भी तो। बाय द वे, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा सच भी है कि नहीं है। एंड एज पर द, एंड पता है दूसरी बात प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसी चीज़ को और ऐड करते हुए, उस चीज़ के लिए उसको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर अगर वो अच्छी चीज़ें कुछ नहीं कर रहा ट्रेनिंग में तो क्या करना पड़ेगा? उससे बात करनी पड़ेगी ना, उसको समझाना पड़ेगा ना। फॉरगेट द फैक्ट दैट ही इज अ किड। कोई 35 साल का मर्द भी होगा ना, उसको भी तुम्हें समझाना तो पड़ेगा ही ना कि भाई तू ये चीज़ सही से नहीं कर रहा। एज पर वितौर रोकीज एजेंट, ही डज नॉट इवन स्पीक टू वितौर रोकी। एंड फिर कई लोग कहेंगे चावी को डिफेंड करने के लिए कि भाई क्या वैलिडिटी है इस बात की, क्या पता झूठ बोल रहा हो। तो भाई क्या पता कि सभी को झूठ है भाई दुनिया में, है ना। क्या पता ये भी एक मैट्रिक्स चल रही है, हम लोग भी असली नहीं है, एक वर्चुअल सिमुलेशन में। होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो तुम ख्याली पुलाव बनाते रहो, बट तुम्हें घर बैठे बैठे ज़्यादा पता है, या हमें घर बैठे बैठे ज़्यादा पता है, या फिर उस बंदे को जो कि एक्चुअली उस प्लेयर का एजेंट है। आई एम टेकिंग द ऑड्स विद दैट गाय, नॉट यू और मी, ठीक है, फेयर। एंड फिर पता ये बात आती है कि आप किस बेसिस पे चावी को डिफेंड करने वाले हो। बिकॉज कई लोग अब ये भी बात कहेंगे, मैं आई विल ट्राई टू पिक ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट जो भी हो सकती है, जो मेरे दिमाग में आ रही है अभी। कुछ लोग ये भी कहेंगे यार क्या पता वो डिजर्व ही ना करता हो ना कुछ मैचेस में खेलने के लिए। ऐसा थोड़ी कि बस खरीद ले से खिलाना ही खिलाना है। कुछ मैचेस में सिचुएशन ऐसी नहीं होती है भाई कि आप खिला पाओ उसको। एंड उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जब आप सर्जी रोबर्टो जैसे लोगों को खिला पा रहे हो, आई नो पोजीशन अलग है, तो आप मुझे ये कह रहे हो कि भाई वितौर रोकी एक भी मैच नहीं खेल सकता है। और जब से हम लोग यूसीएल से बाहर हुए हैं तब से हमें ये भी पता है कि ला लीगा भी हम हारने वाले थे, क्लियर था वो भी। चाबी खुद ही 2-3 बार इनडायरेक्टली कह चुका था, फिर ऑफिशियली मैड्रिड जीत भी गई, उसके बाद खिला लेते हैं। अभी सोसिएडाड वाले मैच में तो आपने बहाना दे दिया कि उसको वो इंजरी हो गई, एंकल पे ब्लो लग गया वगैरह वगैरह। उससे पहले के 1-2 मैचेस खिला देते, तब क्यों नहीं खिलाया? तो आई थिंक इस बात में तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो तो, कि चावी क्लियरली ऑन पर्पस वितौर रोकी को गेम टाइम दे ही नहीं रहा है। फॉरगेट स्टार्टिंग, गेम टाइम 10 मिनट का भी नहीं दे रहा, ये ऑन पर्पस है। इट इज क्लियर। तुम 100 बहाने और ढूंढ सकते हो, बट बस लॉजिकली सोचने की कोशिश करना, जो आर्गुमेंट्स मैंने दिए हैं, हर चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू कंक्लूड कि चावी ऑन पर्पस नहीं खिला रहा है। अब वो जो ऑन पर्पस है वो एक पॉजिटिव इंटेंट से या फिर नेगेटिव इंटेंट से, वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। अभी तक जो प्रूफ्स हैं, जो एक्सर्ट्स हमें मिले हैं फ्रॉम द मैनेजर ऑफ दैट प्लेयर, इट इज़ क्लियर कि द इंटेंशन इज ऑल्सो ऑन नेगेटिव साइड।
दैट दिस गाय डज नॉट वांट वितौर रोकी इन द टीम। एंड बात घूम के अल्टीमेटली मैं उसी पॉइंट पे लेके आऊँगा, जब आपको नहीं पसंद था ये प्लेयर इतना, जब आप इतना श्योर नहीं थे इसके बारे में, तो क्यों लेके आए अभी? और ये डेको और ये चावी इन सबको एकदम से सपना है क्या कि इतने कम टाइम पे आपने जज कर लिया उसको, उससे बात तक नहीं कर रहे? ये कहाँ से जस्टिफाइड है? ये कौन सी मैन मैनेजमेंट है? ये मैं कैसे मान लूं कि देयर इज नो पर्सनल बायस हियर? वंस अगेन देयर इज नो डिफेंडिंग चावी हियर भाई। बट आई ऑल्सो काइंड ऑफ डोंट लाइक पॉइंटिंग आउट चावीज फ्लॉज ऑल द टाइम ऑफ लेट, बट मुझे देखो जो पॉजिटिव्स थे वो हमने सीजन के थ्रू आउट द सीजन डिस्कस कर लिए चावी के। अभी when it is coming to an end, I can only see more and more negatives भाई, at least way more than the positives. You have to be very delusional right now to say कि चावी के towards the end of the season positives ज़्यादा दिखाएं उससे negatives से। मेरे को तो नहीं दिख रहे भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। I don't know how anyone could defend चावी right now भाई, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगले जो 2 ट्रांसफर्स हैं, रफीना की बात चल रही है, देखो रफीना वाले पे भी लोग चावी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उसमें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा चावी को, बिकॉज आई थिंक कि रफीना, अगर देखो बर्नार्डो सिल्वा आ रहा है तो बेसिकली हमारे पास एक टॉप टियर का प्लेयर है बर्नार्डो सिल्वा ऑन द राइट विंग, और एक ग्रूमिंग प्लेयर है लमीन यमाल। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रफीना पड़ता है, और उसकी रखने की ज़रूरत है नहीं फिर, अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं ऑलरेडी राइट विंग पे, तो एक हाई एंड का एक लोअर एंड का, तो रफीना रह के वहाँ पे कुछ करने नहीं वाला। तो आई थिंक तब अगर आप रफीना को बेच रहे हो, अगर बर्नार्डो सिल्वा आ रहा है तो समझ में आता है मुझे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रूमर, तो आई थिंक यहाँ पे चावी को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है, तो वहाँ पे तो मैं चावी को डिफेंड करूँगा। बट वन सेकेंड, द लास्ट पॉइंट विच इज़ अराहो, ये क्या सही में होने वाला है क्या? आई होप दिस इज जस्ट अ रूमर। ऐसी बातें चल रही हैं कि उसको 100 मिलियन का प्राइस टैग दे के बेचने का ट्राई कर रहे हैं लोग, बायर्न म्यूनिख वगैरह को। क्या कर रहे हैं लोग? लपोर्ता क्या हो गया भाई? डेको क्या हो गया? चावी तो बड़ी तारीफ कर रहा था, चावी को क्या हो गया? इतना बुरा हाल भी नहीं है भाई अभी कि आपको अराहो को बेचना पड़ रहा हो। इतने सारे लेवर्स पुल करके आप कर क्या रहे थे? हर साल वो बहाना नहीं चलेगा कि हमने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था इतना बेकार फाइनेंशियल कंडीशन होगी, लेकिन जब हमने बुक्स देखी तो पता चला बार्टोमेओ के गवर्नमेंट ने बहुत ही खराब कर रखा था जो उसने मेसी के टाइम पे दिया था। ये हर साल यूज नहीं कर सकते आप भाई। एंड पता है वंस अगेन व्हाई दिस हैज बीन सो पोअरली मैनेज्ड। वितौर रूकी वाला एक और पॉइंट था। वितौर रूकी भाई साहब को बेचने का एक और रीजन ये है कि अपेरेंटली उसको रजिस्टर कर पाने की रूम नहीं ढूंढ पा रहे सैलरी कैप के अंदर, कि इसको अगले साल रजिस्टर कैसे करा जाए टीम में। तो आप जब ऑन पेपर श्योर ही नहीं थे तो उसको खरीद के भी लाए क्यों? क्या सोच रहे थे? हाउ डू यू डिफेंड चावी एंड द बार्सा मैनेजमेंट इन दिस? यार कुछ तो फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी रखनी पड़ेगी ना। आई नो रिसोर्सेज लिमिटेड है, आई नो वी आर इम्प्रूविंग, बट फिर तुम ऐसे गधों वाली हरकतें कर दोगे तो तुम्हें गाली तो पड़ेगी। तुम क्या ताली डिजर्व कर रहे हो इस बात के लिए? ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो आई तो जेन्युइनली डोंट गेट what is going on, because the transfers that are coming in sound very exciting, very promising, but at the cost of Araujo and possibly Vitor, मतलब वितौर रूकी से I don't care that much because हमने देखा ही कितना उसको खेलते हुए, या फिर कोई बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट थोड़ी था टीम का। बट अगर मैं लॉजिकली सोचूं, फॉर दैट गाय, इफ आई स्टेप इनटू दैट गायज शूज, क्लियरली उसके साथ गलत हो रहा है भाई। उस बंदे ने कितने ऑफर्स रिजेक्ट करके बारसा में गया एट सच लो वेजेस, could have easily chosen another club, could have easily stayed there and gained more experience rather than rotting on Barca's bench. There is no justification at all. I hope most of them are rumors, and Barca recognizes their faults, makes peace with some players, treats them better, and in that process अगर थोड़े पैसे बच जाएं तो डेफिनेटली थोड़े बहुत प्लेयर्स आ जाएंगे तो भी कोई बुरा नहीं है। On that note, I'm going to end today's podcast. I hope you all enjoyed it. Let's see आगे क्या होता है। IPL में तो पूरा एंड का सिचुएशन आ चुका है, इट्स द एंड गेम, एंड बारसा का अभी बहुत एक्साइटिंग फेज आने वाला है ट्रांसफर विंडो में। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। वो भी सब जगह कुछ बुरा होता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ वैल्यू गेन हुई हो, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जो आपको अगला पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको भी देखिए और जाए कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।